सुधीर बाबू को एक ही लड़का था, बाकी 5 लड़कियाँ थीं, जिनका ब्याह करने में सुधीर बाबू की कमर टूट गई थी, एड़ियाँ घिस गई थीं। बेटा सभी बेटियों के बाद पैदा हुआ था। दरअसल सुधीर बाबू ने बेटा पाने की लालसा में 5-5 बेटियों को जन्म दे दिया था। जैसी घर की माली हालत थी, उस हिसाब से काफ़ी लाड़-प्यार से पला था बेटा। बीएससी करने के बाद वह पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करने जयपुर चला गया था। सुधीर बाबू पूरा समय ट्यूशन पढ़ाने में लगाते थे। बच्चों को पढ़ाने का उन्हें बहुत शौक था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही जाए और उनकी यह मुराद पूरी भी हो गई। बेटे को छोड़कर उनकी सभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। वे चाहते थे कि उनका बेटा एमएससी करके पीएचडी करे और किसी कॉलेज में अध्यापक की कुर्सी संभाले, लेकिन लड़के ने एमएससी करने से इनकार कर दिया। लाड़ प्यार में पले लड़के ने साफ कह दिया था, बाबूजी मैं 2-2 घंटे लैब में नहीं खड़ा रह सकता। जयपुर में कोचिंग करते हुए लड़का एक सरल लड़की के प्रेम में फंस गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम ले ली थी। शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। सीपीएमटी में दोनों साथ साथ बैठे, पर सुधीर बाबू का इकलौता बेटा, आंखों का तारा, 3-3 कोशिशों के बाद भी उसमें सफल नहीं हो सका, जबकि उसकी प्रेमिका पहले ही बार में सफल हो गई। उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सुधीर बाबू का बेटा सड़क छाप मजनुओं की तरह आवारागर्दी करने लगा। सुधीर बाबू उसके पीछे हमेशा पड़े रहते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह कंपटीशन की तैयारी करने लगा और बैंक में नौकरी पा ली। नौकरी करते उसे अभी कुछ महीने ही बीते थे कि लड़कियों के पिता सुधीर बाबू के खपरेल के मकान में पंक्तिबद्ध होने लगे। सुधीर बाबू ने लड़की के पिता होने की पीड़ा बहुत भोगी थी। उस समय न जाने कितनी बार उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट पिया था, जब वे अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने विवाह के हर प्रस्ताव पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते थे। समय के अनुसार लड़के की राय जानना भी वे जरूरी समझते थे। लड़का हर प्रस्ताव पर नाक भौं सिकोड़ता। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बेटा चाहता क्या है। कभी-कभी उन्हें भीतर ही भीतर गुस्सा भी आता, लड़का कितना हृदयहीन है, पिता की भी इज्जत करना भूल गया है। पर बेटा करता भी क्या, उसके पास तो एक ही हृदय था जिसे वह पहले ही किसी को अर्पित कर चुका था। एक दिन सुधीर बाबू ने लड़के को अपनी पुश्तैनी छड़ी के में इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। लड़का भीतर ही भीतर डरा। हालांकि वह 28 साल का हो चुका था, लेकिन जानता था कि बाबूजी का गुस्सा बहुत तेज है। जब वे गुस्से में बोलते हैं तो लगता है कि आकाश में बिजली कड़क रही है। वह संभलते हुए उनके पास गया और छठी सातवीं क्लास के बच्चे की तरह उनके सामने बैठ गया। सुधीर बाबू ने उसे प्यार से निहारा, उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, राजू तू चाहता क्या है बेटा? तेरे मन में कुछ और हो तो बता। राजू भीतर ही भीतर चहक उठा, बाबूजी एक लड़की है दुनिया में। तुझे एक ही लड़की नजर आई बाबूजी, वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। किसकी लड़की है, कहाँ रहती है? उसके पिता का नाम प्रेम कुमार है। लड़की जयपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसका आखिरी साल है, इसी शहर में है। अच्छा, किस मोहल्ले में? कौन से? राजपूत है? राजपूत नहीं है बाबूजी, हरिजन में आते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने हरिजन लड़की को पसंद किया, मेरे कुल खानदान का नाम रोशन करने चला है। तो ठीक है बाबूजी, मैं सारी उम्र शादी ही नहीं करूंगा, लड़की भी नहीं करेगी। यदि जबरन किसी अन्य के साथ उसकी शादी करने की कोशिश की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। वह न रही तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा? तू मुझे धमकी देना बंद कर। यह राजपूत की संतान मर जाएगा, पर किसी हरिजन लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बाबूजी, मैंने आपको कई बार जाति पाति के खिलाफ भाषण देते हुए सुना है। सुधीर बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे शोकग्रस्त हो उठे थे। करीब महीने भर से अधिक समय हो गया, लेकिन उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। राजू के विवाह के प्रस्ताव आते जा रहे थे। लड़का अभी शादी नहीं करना चाहता, यह कहकर बाबूजी सभी प्रस्तावों को टालते रहे। एक शाम राजू ने आकर उससे कहा, बाबूजी सुमन के पापा आए हैं। कौन सुमन? वही लड़की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। तूने उन्हें बुलाया था? नहीं बाबूजी, हो सकता है सुमन ने भेजा हो। मुझे किसी से नहीं मिलना, कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। बाबूजी, आप तो हमेशा सच बोलने की शिक्षा देते हैं। घर आए व्यक्ति का अपमान तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेज दे उन्हें। थोड़ी ही देर में एक सुदर्शन चेहरा आकर सुधीर बाबू के सामने खड़ा हो गया। गौर वर्ण, लंबा कद, गोल भरा चेहरा, करीने से कटे बाल, आंखों पर सुनहरे फ्रेम की कीमती चश्मा, सफेद रंग की शर्ट पैंट। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सुधीर बाबू ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठते ही वह कहने लगे, मुझे प्रेम कुमार कहते हैं। सुधीर बाबू की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। वे चुपचाप प्रेम कुमार जी को निहारते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या उत्तर दे। प्रेम कुमार, उनका असमंजस भरा चेहरा भली-भांति पढ़ चुके थे। रायपुर में मेरा घर है। मुझे 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी मेडिकल कॉलेज में है, यह आखिरी साल है।
छोटी बेटी इंटर में है। मेरी बड़ी बेटी सुमन आपके बेटे राजू से शादी करने की हट कर बैठी है। राजू उसका सहपाठी रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस देश में जातीयता की जड़ें बहुत गहराई तक गई है। जातियाँ कर्म के आधार पर बनी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे जन्म को ही जातीयता का आधार मान लिया गया। एक राजपूत हरिजन लड़की को अपनी बहू मानने का साहस कैसे करेगा? लेकिन सुमन की माँ ने मुझे समझाया कि एक बार मैं आपसे मिलकर आपकी राय जान लूँ। हो सकता है कि आप जाति-पाति को ना मानते हो, इसलिए आपको कह दिया। मेरी लड़की बड़ी ज़िद्दी है। मैं जानता हूँ कि वह कहीं और शादी करने को तैयार नहीं होगी। मैंने यदि उस पर दबाव डाला तो मैं उसे खो बैठूँगा। आप करते क्या हैं? मैं जयपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में रीडर हूँ। देखिए, आप एक बार मेरी लड़की, मेरी पत्नी और मेरे दूसरे बच्चों से मिल ले, उनसे बातचीत कर ले, हमारा रहन-सहन देख ले। किसी प्रकार की औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको मेरा प्रस्ताव पसंद आ जाए। सुधीर बाबू अब भी कुछ नहीं बोल सके। उन्हें लगा कि जैसे उस व्यक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। अचानक उनके मुख से सदा फूट पड़ा, "कब आए? अभी चलिए। अपनी मिसेज को भी ले लीजिए। मैं आप लोगों को घर छोड़ जाऊँगा।" "ठीक है।" सुधीर बाबू और पत्नी तैयार हो गए। वहाँ से लौटकर आए तो उनका सम्मोहन और गहरा गया था। घर के बाहर लॉन, साज-सज्जा, घर के सदस्यों का रुचिपूर्ण व्यवहार, रहन-सहन का ऊँचा स्तर, बड़ी बेटी सुमन, छोटी बेटी, दोनों बेटे प्रेम कुमार की पत्नी रमा, उनका रंग, रूप, कद-काठी, बातचीत का ढंग, सभी कुछ सुधीर बाबू को प्रभावित कर गया। उनके मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, "नहीं, नहीं, ये हरिजन नहीं हो सकते, न जन्म से न कर्म से। मेरे बेटे की पसंद बुरी नहीं है।" रात भर वे प्रेम कुमार के बारे में सोचते रहे। वे सुमन से बहुत प्रभावित हुए थे। वही दशा सुधीर बाबू की पत्नी का भी थी। सुबह होते-होते उन्होंने निर्णय ले लिया, जिसकी सूचना उन्होंने फ़ोन पर प्रेम कुमार को दे दी। 3 महीने बीतते-बीतते राजू और सुमन की शादी हो गई। सुमन का पढ़ाई पूरा हो चुका था। दौड़-धूप करके सुमन की नियुक्ति नज़दीक की एक स्वास्थ्य केंद्र पर करवा दी गई। सुमन ने कुछ ही महीनों में सुधीर बाबू के पूरे परिवार को अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर अपने बस में कर लिया। राजू राशि प्रकृति का व्यक्ति था। उसे अपने घर का खान-पान अब पसंद नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे उसका ध्यान मांसाहारी की ओर तेजी से जाने लगा था। सुधीर बाबू का खपरेल वाला मकान अब राजू को अपने स्तर के प्रतिकूल लगने लगा था। सुमन उन्हें समझाती, "रुपए एकत्र होने दो, फिर ज़मीन लेकर कहीं ढंग का मकान बनवा लेंगे।" पर अम्मा बाबूजी भी तो साथ रहेंगे। "क्यों? वे कहाँ जाएँगे? वे तो रहेंगे ही। अब मुझे ये साग-पात अच्छा नहीं लगता। मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए।" गला तर करने के लिए अंग्रेजी शराब और सागी बनी मेरे सामने खड़ी तुम। यह तभी संभव होगा जब हम अपना अलग मकान लेकर रहे। यह नहीं हो सकता जब तक अम्मा बाबूजी है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी प्रकार की भी कष्ट पहुँचे। यही मुझे सिखाया गया है। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए मेरी भी भावनाओं का खून कर दोगी। तुम इसका जो भी अर्थ लगाओ, मेरे लिए अम्मा बाबूजी पहले है, बाद में तुम। यही तुम्हारा प्रेम है। तुम प्रेम की गलत परिभाषा दे रहे हो। प्रेम संकुचित नहीं होता। सच्चा प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह कहकर सुमन रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो सामने सुधीर बाबू को खड़े देखा तो ठिठक गई। सुधीर बाबू ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, "बेटी, सचमुच तुम बड़े घर की लड़की हो। तुम्हारे सामने मेरा ही खून छोटा हो गया। हमारा बड़े होने का गर्व आज खंड-खंड होकर बिखर गया। सुखी रहो बेटी। राजू हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे।" कहते-कहते सुधीर बाबू का गला भर गया। उसके बाद और कुछ नहीं कह सके। वे बाहर बैठक में जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि सुमन ने उन्हें रोकते हुए कहा, "बाबूजी, आपने मुझे इतना आशीष दिया, बदले में मुझे अपनी चरण रज तो ले लेने दें।" सुधीर बाबू के बढ़ते कदम रुक गए। सुमन ने आगे बढ़कर उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर लगाई। सुधीर बाबू कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर खड़े रह गए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब